हमको चाहिए नहीं ना। गुड इवनिंग बच्चों। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। उस दिन सॉलिड स्टेट खत्म हो गया था ना भाई। सॉलिड स्टेट कह रहे हैं, इलेक्ट्रो खत्म हो गया था ना भाई। यस सर। क्वेश्चन उसके कर डाले। एक जो मैंने बेटा आंसर भेजा था उसमें एक दो के आंसर चेंज हैं, देख लीजिएगा। जैसे एक जो MN वाला क्वेश्चन है उसके आंसर चेंज है। किया ही नहीं होगा किसी ने, क्यों भाई? किया है किसी ने? तब कोई नहीं बोलेगा। हाँ भाई स्टार्ट करें। यस सर। देखो बेटा, सॉलिड स्टेट आप लोगों ने पढ़ा तो है ही है। कैसा लगता है, आसान की कठिन? पढ़ते क्या टाइम आसान लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कठिन लगता है। बेटा, इसके क्वेश्चन तो बहुत आसान है। मेरे ख्याल से अगर आसान में रेटिंग दी जाए तो बेटा ये फिजिकल का सबसे आसान चैप्टर है। टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। चलो अच्छा, तुम लोग की मेमोरी देखें कितनी अच्छी है। इस बार 2021 में कितने सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन थे? दो क्वेश्चन थे। दो आए थे। और दोनों बेटा टू द पॉइंट क्वेश्चन था। अगर आपने उसको पढ़ा है तो आंसर दोगे, अदरवाइज वही होता है ना कि छोड़ा कैसे जाए, इतना आसान क्वेश्चन है, गलत भी कर देते हो, माइनस हो जाता है। ठीक। एक पूछा गया था कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और दूसरा 7 क्रिस्टल सिस्टम में कितने में बॉडी सेंटर्ड पाए जाते हैं? तो देखो बेटा, सॉलिड स्टेट आप सबको मालूम है बेटा, मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेटा मैटर की वो स्टेट जिसके पास डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। तो देखो बेटा, गैस के पास ना तो डेफिनिट शेप होता है ना डेफिनिट वॉल्यूम होता है। गैस का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम होता है। लिक्विड के पास वॉल्यूम बेटा डेफिनिट होता है लेकिन डेफिनिट शेप नहीं होता। जिस वेसल में रखोगे वैसा शेप हो जाएगा। ठीक। और बेटा सॉलिड के पास डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है बेटा। यस सर। तो देखो बेटा, मैटर की 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो मैटर की वो स्टेट जिसके पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। फिर देखो बेटा, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, बना बेटा किससे होता है? पार्टिकल से। पार्टिकल का मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन। तो बेटा सॉलिड में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब बेटा पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं। पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जिसके कारण पार्टिकल के बीच में खाली स्पेस कम से कम होती है, भरी स्पेस ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा फिर से समझो, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयन बहुत पास पास एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जिसके कारण जो भी स्पेस अवेलेबल है ज्यादा से ज्यादा एटम के द्वारा ऑक्युपाइड होती है, खाली स्पेस कम से कम होती है। ठीक है बेटा। यस सर। जैसे सपोज करो आप बेटा कहीं जर्नी पे जा रहे हो, आप चाहते हो कि हम एक सूटकेस ले जाएं। कि बेटा किसी का माइक ओपन है, बंद कर लो। तो देखो बेटा, सूटकेस का वॉल्यूम फिक्स है, यानी जो सामान रखने की स्पेस है वो फिक्स है। अगर बेटा अपने सामान को आप अच्छी तरीके से अरेंज करके रखोगे, तो उसी स्पेस में आप ज्यादा से ज्यादा सामान रख पाओगे। और अगर आप रैंडमली रखोगे तो सामान कम रख पाओगे, खाली स्पेस ज्यादा होगी, स्पेस आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो बेटा क्लोज पैकिंग का मतलब जो वॉल्यूम सूटकेस का अवेलेबल है उसमें आप सामान को इस तरीके से रखिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस सामान से ऑक्युपाइड हो, खाली स्पेस कम से कम हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज पैकिंग, यानी पैकिंग अच्छी तरीके से हुई है। समझ गए? सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्या है? जो अवेलेबल वॉल्यूम है, जैसे आप सपोज एक सब्सटेंस की सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का सेम वॉल्यूम ले लीजिए, तो आप देखोगे गैस में पार्टिकल के नंबर सबसे कम होंगे, सॉलिड में पार्टिकल के नंबर सबसे ज्यादा होंगे। गैस में पार्टिकल दूर दूर होंगे, खाली स्पेस ज्यादा होगी एटम के बीच में। सॉलिड में पार्टिकल के बीच में खाली स्पेस सबसे कम होगी। इसको बोलते हैं बेटा क्लोज पैकिंग। ठीक है। फिर देखो, इन सॉलिड पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर। देखो बेटा आप सबको मालूम है स्पेस में या इस अर्थ पे कोई भी दो बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सबने पढ़ा है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो बेटा अगर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होगी तो उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। ठीक है। तो बेटा सबसे स्ट्रांग फोर्स किसमें होता है? सॉलिड में। सबसे वीक किसमें होता है? गैस में। चूंकि बेटा सॉलिड में फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, तो जो सॉलिड में पार्टिकल्स है एटम, मॉलिक्यूल या आयन रैंडमली मूव नहीं कर सकते लाइक लिक्विड और गैस। सबसे ज्यादा रैंडमली किस में मूव करते हैं? गैस में। सॉलिड में पार्टिकल्स बेटा मूव नहीं कर सकते, केवल बेटा वाइब्रेट कर सकते हैं। फिर देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। पहला बेटा
they have definite shape and volume. Remember, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम, और गैस के पास नाइदर डेफिनेट शेप नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम। फिर देखो, चूंकि सॉलिड में बेटा पार्टिकल्स एक गिवन वॉल्यूम में बहुत पास पास एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जिसके कारण खाली स्पेस कम से कम होती है, तो बेटा सॉलिड में डेंसिटी हाईएस्ट होती है, कंप्रेसिबिलिटी लोवेस्ट। आप बेटा सॉलिड को प्रेशर अप्लाई करके दबा नहीं सकते। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है? गैस। ऑर्डर देखोगे तो गैस, लिक्विड, सॉलिड। इनफैक्ट लिक्विड भी इनकंप्रेसिबल होता है। फिर देखो बेटा, सॉलिड में डिफ्यूजन बहुत कम, ना के बराबर, इनफैक्ट होता ही नहीं है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन बेटा किसमें होता है? गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड। यहां तक बेटा किसी पॉइंट में कोई दिक्कत? नो सर। अब आइए बेटा मेल्टिंग पॉइंट। चलो आप बताओ, देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या लिखा है? द टेम्परेचर, बेटा जिस टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट और उसी की लिक्विड स्टेट दोनों का वेपर प्रेशर सेम होता है, तो बेटा सॉलिड के रिस्पेक्ट में वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड के रिस्पेक्ट में फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे 0 डिग्री सी आइस के रिस्पेक्ट में बेटा क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। लिक्विड यानी वाटर के रिस्पेक्ट में क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। तो बेटा इसका क्या मतलब है? 0 डिग्री सी पर आइस और वाटर का वेपर प्रेशर सेम होता है। समझ गए? यस सर। जरा बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लिक्विड और गैस का वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए। बोलो भाई, बाकी लोग सहमत हो इस बात से? लिक्विड और गैस। बोलो बेटा। वेपर प्रेशर लिक्विड हो Yes, जाएगा। sir. जबरदस्ती यस सर? कोई गलत बोलेगा तब भी यस सर? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर, प्रेशर बराबर होता है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो सेम कहाँ हो गया यार? जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी, यानी 100 डिग्री सी पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है? 1 atm। समझ गए? यस सर। मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है बेटा। मेल्टिंग पॉइंट में बेटा वेपर प्रेशर की कोई वैल्यू नहीं होती, अलग अलग के लिए अलग अलग होता है। बॉइलिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर हमेशा 760, मैदानी इलाकों में, पहाड़ों पर कम हो जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो बेटा जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल याद रखना, 0 डिग्री सी वाटर के रिस्पेक्ट में फ्रीजिंग पॉइंट है, आइस के रिस्पेक्ट में मेल्टिंग पॉइंट है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम। फिर देखो बेटा, अगर आपका सॉलिड ट्रू सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो बेटा उसके पास मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। बेटा इसमें जाने के पहले आपको मालूम होना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। बेटा आपको एक सॉलिड दिया गया, आपने उसकी एनालिसिस की। एनालिसिस में क्या पाया कि अगर बेटा
इंटायर सॉलिड में पार्टिकल्स यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिससे वो बना है, इंटायर सॉलिड में पार्टिकल्स को अरेंज करने का एक ऑर्डर है। पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है, जिसके कारण सॉलिड के पास डेफिनिट शेप निकल कर आ रहा, डेफिनिट ज्योमेट्री निकल कर आ रही है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिस सॉलिड में पार्टिकल यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयन यानी जिससे वो बना है, उसको रखने का कोई क्रम नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली रखा गया है, जिसके कारण ना उसके पास कोई डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है। स्क्रीन सर चली गई आपकी क्या? स्क्रीन नहीं आ रही है। सर स्क्रीन चली गई। आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। वॉइस सर आ रही? वॉइस ब्रेक, हाँ सर वॉइस थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है सर वॉइस। एक मिनट जरा फिर से करते हैं, नेट की कुछ दिक्कत लग रही है हमको। अब आई बेटा? यस सर। यस सर। तो हम बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन। और पहले बेटा समझो, आपको एक सॉलिड दिया गया लाइक NaCl। आप जब इसकी एनालिसिस किए तो आप देख रहे हो कि सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एक रेगुलर ऑर्डर में इंटायर सॉलिड में अरेंज है। तो जिस सॉलिड में पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यानी बेटा पार्टिकल को रखने का एक क्रम होता है, ठीक है, जिसके कारण पार्टिकल के पास डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें बेटा पार्टिकल्स को रखने का कोई क्रम नहीं होता है, रैंडमली अरेंज होते, कोई कहीं कोई कहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमार्फस सॉलिड। उनके पास कोई डेफिनिट शेप या ज्योमेट्री नहीं होती। ठीक है सर बेटा? थोड़ी सर स्क्रीन थोड़ी बड़ी करिए सर, दिख नहीं रहा एमॉर्फस सॉलिड। अभी बेटा वो बता, ये तुम सुनो यार, फिर अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है? यस अभी तो देखो बेटा, ये देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है डेफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री ड्यू टू डेफिनिट एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशंस। तो देखो बेटा, सॉलिड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। सॉलिड में अगर पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है, जिसके कारण उसके पास डेफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक, तो उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिस सॉलिड में बेटा पार्टिकल्स को रखने का कोई पैटर्न नहीं होता, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना तो कोई डेफिनेट शेप ना कोई डेफिनेट ज्योमेट्री, उसको कहते हैं हमारे पास सॉलिड। ठीक है बेटा? बोलो हेलो। यस सर। यस सर। फिर देखो, तो देखो बेटा, आपके सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, पार्टिकल को किस तरीके से रखा गया है, उसके बिहाफ पर सॉलिड 2 तरीके होते हैं, क्रिस्टलाइन, एमार्फस। तो जिस सॉलिड में पार्टिकल्स एक रेड, फिर चली गई यार स्क्रीन। सर शेयर शेयर हुआ था आपका, स्क्रीन दिख रही थी। नहीं, वो लिख के आया था। अब आया? यस यस सर। तो देखो बेटा, जिस सॉलिड में पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं,
जिसके कारण डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट ज्योमेट्री होती है, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन। और जिसमें बेटा पार्टिकल को रखने का कोई क्रम नहीं होता, रैंडमली रखे होते हैं, उसको कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। अब देखो पॉइंट नंबर 2, क्रिस्टलाइन सॉलिड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बेटा आज क्लास हम लोग के स्टार्ट होने का टाइम क्या था? तो 8:30 8:30 to 10 तो बेटा आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई? 8:30 पे क्लास स्टार्ट होगी। अगर बेटा जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई अगर वो एग्जैक्टली फॉलो 8:30 की इंफॉर्मेशन थी, अगर बेटा क्लास 8:30 पे स्टार्ट होती तो हम लोग क्या वर्ड यूज करें? क्लास शार्प 8:30 पे स्टार्ट हुई है, तब वर्ड बेटा हम लोग यूज करते हैं शार्प। यानी जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई वो बेटा एग्जैक्टली फॉलो हो रही। मतलब जैसे एक सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 250 डिग्री सी आपको बताया गया, फिर आपने बेटा इंस्ट्रूमेंट से उसका मेल्टिंग पॉइंट निकाला। अगर बेटा वो एग्जैक्टली 250 आती है तो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई वो एग्जैक्ट फॉलो हो रही, तो उस पे हम वर्ड यूज करते हैं शार्प। ठीक है बेटा, बोलो बेटा। यस yes सर। sir मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई वो एग्जैक्टली फॉलो। अब मान लो बेटा 250 का इंफॉर्मेशन, जैसे 8:30 की क्लास आपको बोली गई, स्टार्ट हुई 8:40 पे, वो भी फोन करने पे। ठीक, तो ये बेटा एमार्फस हुआ। एमार्फस के पास बेटा मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, उसकी बेटा एक रेंज होती है। जैसे 250 बताया गया, मे बी 251, मे बी 252, मे बी 253, मे बी 249। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई वो एग्जैक्ट फॉलो नहीं हो रही, तो बेटा एमार्फस के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। क्लियर बेटा? अब बेटा पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक। क्या है बेटा ये? एन आइसोट्रोपिक, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। देखो बेटा इसका मतलब क्या है? आपका सॉलिड बेटा दो पार्टिकल ए और बी से बना है। अगर बेटा वो क्रिस्टलाइन है तो ए और बी एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होंगे, ए के बाद बी होगा, बी के बाद ए होगा। ठीक है बेटा, फिर देखो बी ए, फिर ए बी। देखो बेटा रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है। ठीक बेटा, अब देखो अगर इस डायरेक्शन में गए तो फिजिकल प्रॉपर्टी ए और बी दोनों के कारण, इस डायरेक्शन में गए ए और बी दोनों के कारण, लेकिन बेटा अगर इस डायरेक्शन में गए तो केवल ए के कारण। यस सर। और बेटा अगर हम इस डायरेक्शन में गए तो केवल बी के कारण, इस डायरेक्शन में गए तो केवल ए के कारण। तो देखो अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग। समझ गए? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हम क्रिस्टलाइन के लिए सब कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, सब कुछ अच्छा सोचते हैं, फेवरेबल सोचते हैं। ये अपोजिट टाइप का है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा कैसे होते हैं? एन आइसोट्रोपिक, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। जबकि बेटा एमार्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती। क्यों? क्योंकि बेटा ए और बी रैंडमली रखे होंगे, तो जब रैंडम अरेंजमेंट होगा तो एवरी डायरेक्शन में ए होगा, एवरी डायरेक्शन में बी होगा,
फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या होगी? सेम। फिर बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड। जबकि एमार्फस बेटा सॉलिड जैसे होते हैं, दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। दे आर सूडो सॉलिड। सॉलिड जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। एग्जाम्पल है बेटा ग्लास एंड रबड़, और आप सबने पढ़ रखा है ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। पढ़ा है ना? यस सर। यस सर। चलो अच्छा बताओ, थर्मोडायनामिक्स के कितने प्रिंसिपल हैं? 3। 3। बहुत सही। कितने साल से तैयारी हो रही है? सर 4 है। तो भैया पहले 3 क्यों बोला तुम लोगों ने? सर क्योंकि 0 तो भूल गए थे, फिर आप बोले तो याद आया। देखो बेटा, कबीर दास का नाम सुना है? सुना है यस ना? सर। यस सर। एक उनका दोहा है, यस सर, कबीरदास की उल्टी वाणी, बड़ से कमल भीगे पानी। नहीं, सर उन्होंने पत्थर वाला। पत्थर वाला। उन्होंने उन्होंने ये कहा था, काल करे सो आज, आज करे सो अब। कहा था। यस सर। पल में प्रलय हो। और आज की जनरेशन जो आप लोगों वाली है, मतलब आप लोगों की नहीं कह रहे, आपके उम्र वाली, हम लोग भी जब आपकी उम्र में थे तो हम भी ऐसा ही करते थे। उल्टा करते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं? आज करे सो कल, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करे जब जीना है कई वर्षों। ठीक है ना? तो बेटा इस कॉन्सेप्ट पे मत चलिए, पहले वाले कॉन्सेप्ट पे चलिए कि जो कल होना है उसको आज करना है, जो आज होना है उसको अभी करना है। क्योंकि बेटा इतना कंपटीशन है, जिंदगी इतना मौका नहीं देती है। ठीक है बेटा? तो एकदम यस सर। जुट जाइए, 2-3 महीने का टाइम है। बहुत हाई फाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट पढ़िए। ठीक, सबको बटोरने की कोशिश ना करिए, बायो को मैक्सिमाइज करिए, और फिजिक्स में जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे आते हैं उनको करिए पहले। टारगेट यस रखिए फिजिक्स में हमको 30 क्वेश्चन करने हैं। केमिस्ट्री में टारगेट रखिए 40 करने हैं। 40, 30, 70, 280 होगा इसमें। टारगेट करिए क्या नाम से कि हमें 340 नंबर बायो में लाने। 600 के ऊपर आएगा, एक सीट मिल जाएगी, चुपचाप डॉक्टर बनिए, आराम से जिंदगी कटेगी। हमने एक दिन एमबीबीएस का फुल फॉर्म बताया था ना आपको? नहीं पता। है? सर नहीं बताया था। चलो फिर नहीं बताएं तो ज्यादा अच्छा है, फिर कभी बताएंगे। सर बता दीजिए। नहीं, बाद में। मैं बता थे। सर रात में एमबीबीएस नींद नहीं आएगी, यही सोचते रहेंगे। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है, एम का मत मियाँ बीवी बच्चों सहित। समझे? मतलब आप बेटा एमबीबीएस बन जाइए, ठीक है ना? एमबीबीएस हो जाएगा तो आपकी लाइफ बेटा एकदम सेटल हो जाएगी, अच्छी शादी भी हो जाएगी, अच्छी फैमिली में होगी, सब कुछ अच्छा होगा। और सबसे बड़ी चीज, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत होगी। ठीक है ना? और ये जो मैं कह रहा हूं ना कि आपकी शादी बहुत अच्छी होगी, ये आप लोग क्या चाहते हो? आज की जनरेशन क्या कर रही? पढ़ाई गई एक किनारे, पहले वो अपने शादी के चक्कर में पड़ी हुई है।
और उसके एवज में हो क्या रहा, आज हर लड़का अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा है और हर लड़की अपने लिए एक लड़का ढूंढ रही है। पढ़ना वढ़ना सब एक किनारे। तो कृपा करके पढ़ाई करिए। आपके पीछे 4 लोग, जिस दिन आप एमबीबीएस हो जाओगे 4 लोग आपके पीछे भागेंगे। अदरवाइज आप लोगों के पीछे भागते रहोगे, कुछ नहीं होगा। यस सर। ठीक है ना। एक यस बार आप सर। एमबीबीएस की कॉलेज में एंट्री बस करिए, फिर देखिए आपको लोग किस नजरों से देखेंगे, और फिर आपको लगेगा कि नहीं रियली हमने कुछ किया है। और आपसे ज्यादा बेटा खुशी आपके पेरेंट्स को होती है जब कोई कहता है ना उसका बच्चा डॉक्टर हो गया। तो देखो बेटा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये, 0 केल्विन पर, यानी बेटा -273 डिग्री सेल्सियस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की यानी ट्रू सॉलिड की इंट्रोपी बेटा क्या होती है, 0। ये बेटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। 0 केल्विन पर यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर ट्रू सॉलिड की यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की इंट्रोपी बेटा 0 होती है। ठीक बेटा। और एमार्फस में बेटा ऐसा नहीं होता है। फिर देखो बेटा, आपका सॉलिड अगर क्रिस्टलाइन है तो पार्टिकल एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होंगे, जिसके कारण उसके पास डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, यानी बेटा उसमें सिमिट्री होगी। सिमिट्री बेटा 3 तरीके की होती है, प्लेन ऑफ सिमिट्री, एक्सेस ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री। आपको क्या याद रखना है कि बेटा प्लेन ऑफ सिमिट्री एक से ज्यादा पॉसिबल है, एक्सेस ऑफ सिमिट्री एक से ज्यादा पॉसिबल है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमिट्री ओनली 1। प्लेन ऑफ सिमिट्री का मतलब आप एक प्लेन के थ्रू अपने सॉलिड को 2 इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो। एक्सेस ऑफ सिमिट्री का मतलब एक्सेस के थ्रू, सेंटर ऑफ सिमिट्री का मतलब सेंटर के थ्रू। ठीक बेटा। और एमार्फस में बेटा कोई सिमिट्री नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती। अब आइए बेटा, अब एमार्फस को एक किनारे करिए। अब हम लोग केवल बात करेंगे क्रिस्टलाइन की। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल क्या है, कौन सा है, उनके बीच में फोर्स कैसा है, इसके बिहाफ पर बेटा सॉलिड 4 तरीके के, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड लाइक NaCl, KCl। बोलो बेटा, आयनिक सॉलिड में पार्टिकल क्या होता है, केटायन एंड एनायन। और केटायन और एनायन के बीच में फोर्स का नाम क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल बेटा आयनिक कंपाउंड, इसको आप बेटा इलेक्ट्रोवलेंट भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा। फिर बेटा नंबर 2, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें बेटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल, जैसे आइस है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बेटा कैसा होता है, वॉन्डर वॉल फोर्स। एग्जाम्पल बेटा मेन है आइस, सॉलिड CO2 जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, सॉलिड आयोडीन, सॉलिड मीथेन, S8, और इसी में एक और इंक्लूड कर देते हैं P4। ठीक बेटा। उसके बाद कोवलेंट सॉलिड, इसमें पार्टिकल बेटा एटम होता है,
एटम के बीच में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड एंड सिलिका। फिर चौथा है बेटा मेटेलिक सॉलिड। पार्टिकल्स हम लोग समझते हैं, सोचते हैं कि मेटल्स में पार्टिकल एटम होता है, नहीं। मेटल में पार्टिकल्स बेटा मेटल आयन होते हैं। और मेटल आयन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन देने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इनके चारों ओर बेटा वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव मेटल आयन जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मेटल में अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो ये टेबल बेटा आपको रट लेनी है। खास तौर से एग्जाम्पल आपको 4 ऑप्शन में बेटा 4 सॉलिड दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा आयनिक सॉलिड है, कौन सा कोवलेंट है, कौन सा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कौन सा मेटेलिक सॉलिड है। ठीक है बेटा? यस बोलो। सर। अब आगे आते हैं। स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। तो देखो बेटा, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, कोई भी सॉलिड बेटा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक है बेटा? और सॉलिड बेटा किससे बनाता है? पार्टिकल से, एटम, मॉलिक्यूल या आयन से। बेटा आपने पार्टिकल को, एटम, मॉलिक्यूल या आयन को 3 डायमेंशन स्पेस में एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज किया, जिसके कारण उसके पास डेफिनिट शेप, डेफिनिट ज्योमेट्री निकल कर आती है। तो जब आपने बेटा एक रेगुलर ऑर्डर में पार्टिकल को रखा, तो जो एक बड़ी सी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री डेवलप हुई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। फिर जब बेटा उस बड़ी ज्योमेट्री को हम बहुत केयरफुली देखेंगे, तो हमें क्या दिखेगा कि वो बड़ी ज्योमेट्री एक छोटी से छोटी ज्योमेट्री को बार बार रिपीट करने पर बनी। यानी वो छोटी से छोटी हजारों यूनिट बार बार रिपीट हुई है, जिससे वो बड़ी ज्योमेट्री बनी है। तो उस छोटी से छोटी ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। और जब लाखों यूनिट सेल मिलकर बड़ी ज्योमेट्री बनाती है, तो उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। क्लियर हुआ बेटा? Yes. यस सर। Yes, अब sir. अब इसको आप ऐसे समझो, एक मकान है। मकान बेटा एक है। मकान किससे बनता है? ईंट से। उसमें बेटा प्लास्टर नहीं हुआ है। तो अगर आप बेटा उस मकान की दीवार को एनालिसिस करो, किसी भी दीवार को, तो आप क्या देखोगे बेटा? दीवार कैसे बना? ईंट को एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज किया गया, और हजारों ईंटें मिलकर दीवार या मकान बनाती है। तो बेटा दीवार या मकान स्पेस लैटिस है। और बेटा वो दीवार या मकान किसको बार बार रिपीट करके बना है? ईंट को। तो ईंट बेटा यूनिट सेल है। तो आप समझने के लिए याद रखिए कि बेटा ईंट यूनिट सेल है, और जब हजारों लाखों यूनिट ईंट एक वेल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, दीवार बनती है, दीवार से मकान बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। ठीक बेटा? तो देखो यूनिट सेल क्या है? स्पेस लैटिस का छोटा से छोटा पोर्शन, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस कॉल्ड यूनिट सेल। और उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को जब बार बार रिपीट करते हो 3 डायमेंशन स्पेस में,
तो जो बड़ी ज्योमेट्री बनती है वो क्या होती है? यूनिट सेल, सॉरी स्पेस लैटिस। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट when repeated again and again in different direction is called unit cell। तो देखो बेटा, ये आपकी एक यूनिट सेल बनी हुई है। ए बी सी को हम लोग बोलते हैं एज लेंथ, और अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं एक्सियल एंगल, और कलेक्टिवली इन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? इस पूरे को यूनिट सेल पैरामीटर। ये बेटा गामा है, यूनिट सेल पैरामीटर। फिर देखो बेटा, देखो बेटा, अगर हम लोग अगर हम लोग एज लेंथ ए बी सी, एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा, इनके बेटा डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं? 7। तो देखो बेटा, 7 कॉम्बिनेशन क्या है? क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक। डायरेक्ट बेटा इस टेबल पे क्वेश्चन आता है, आपको ये डायमेंशन दे दी जाएगी, पूछेगा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। बोलो बेटा, ये टेबल याद है आप लोगों को? हेलो, यस सर। याद है? नो सर। चलो यस अच्छा, सर। याद करने की कोशिश करते हैं, शायद याद हो जाए। देखो बेटा, अगर एज लेंथ इक्वल है, एक्सियल एंगल इक्वल है क्यूबिक। और 90 है, इसको बोलते हैं बेटा मोस्ट सिमेट्रिकल। इसको बेटा कहते हैं हम लोग क्यूबिक। तो क्यूबिक बेटा मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। इसी का बेटा ठीक अपोजिट यानी मोस्ट अनसिमेट्रिकल। ट्राइक्लिनिक। मोस्ट अनसिमेट्रिकल का मतलब कुछ भी बेटा इक्वल नहीं होगा। तो बेटा मोस्ट सिमेट्रिकल कौन? क्यूबिक। इसी का ठीक उल्टा मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन? ट्राइक्लिनिक। 2 याद हुआ बेटा? यस सर। अब देखो बेटा, ये जो आपका क्यूबिक है, अगर उसमें बेटा वन साइड चेंज करें, एक साइड चेंज करें, एक्सियल एंगल में कोई चेंज नहीं, वन साइड चेंज यानी बी नॉट इक्वल टू सी, तो बेटा ये हो जाता है टेट्रागोनल। तो देखो बेटा, क्या याद रखोगे? मोस्ट सिमेट्रिकल यानी एज लेंथ सेम, एक्सियल एंगल सेम और 90, क्यूबिक। इसी का ठीक अपोजिट मोस्ट अनसिमेट्रिकल, एज लेंथ अनइक्वल, एक्सियल एंगल अनइक्वल, कोई 90 नहीं होगा, दैट इज ट्राइक्लिनिक। फिर बेटा क्यूबिक में एक साइड चेंज, टेट्रागोनल। और अगर बेटा 2 साइड चेंज है,
टू साइड चेंज मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट इसमें बेटा कोई चेंज नहीं है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। तो ये बेटा हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। फिर से देखो, मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक, क्यूबिक। एज लेंथ सेम, एक्सियल एंगल सेम और 90। मोस्ट अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक, कोई साइड सेम नहीं होगी, कोई एंगल सेम नहीं होगा, कोई 90 नहीं होगा। फिर अगर क्यूबिक में एक साइड चेंज करें, बी नॉट इक्वल टू सी, टेट्रागोनल। दो साइड चेंज करें, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, दैट इज आपका ऑर्थोरोम्बिक। उसके बाद देखो बेटा, अगर इसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेक्सागोनल टाइप। देखो हेक्सागोनल में क्या होता है, ये वाली और ये वाली साइड बेटा सेम होती है, लेकिन ये वाली देखो बड़ी है। यस सर। तो इसमें देखो बेटा, दो साइड इक्वल होती है, सी नॉट इक्वल। तीसरी इक्वल नहीं होती, और दो एंगल बेटा इक्वल होते हैं, 90 होते हैं, होता है। और 180 गामा बेटा 120 होता है। तो जिसमें बेटा गामा 120 होता है, वो बेटा क्या होती है, हेक्सागोनल। ये सही नहीं बना है, लेकिन ये हेक्सागोनल टाइप की यूनिट सेल है। ठीक बेटा, यस सर। कितने हो गए, 5 हो गए। 5 हो गए सर। तो अगर 5 भी याद रहेंगे तो बाकी दो अपने आप आ जाएंगे। फिर से देखो, मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक, क्यूबिक। एज लेंथ सेम, एक्सियल एंगल सेम और 90। इसका ठीक अपोजिट ट्राइक्लिनिक, एज लेंथ अनइक्वल, एक्सियल एंगल अनइक्वल और कोई भी 90 नहीं होगा। फिर बेटा क्यूबिक में एक साइड चेंज, बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल में कोई चेंज मत करना, टेट्रागोनल। बेटा दो साइड चेंज, आर्थोरोम्बिक। और हेक्सागोनल जस्ट लाइक बेंजीन रिंग, समझ लीजिए बेंजीन रिंग में सब सेम होता है, यहाँ पर तीसरी साइड उल्टी मतलब ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा कितना होता है, 90, गामा 120। ठीक है बेटा। जी सर। यस सर। और देखो जरा, ये आपकी मान लो बेटा क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक बेटा, इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, थोड़ा सा बेटा रोटेट करें, तो रोटेट करने पे क्या लेंथ चेंज हो जाएगी? नो सर। तो बेटा अगर आप यूनिट सेल को रोटेट करते हो, तो बेटा कभी भी लेंथ बेटा नहीं चेंज होगी, एंगल भी चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर रोटेट कर दोगे तो कोई 90 नहीं रहेगा। यस सर। और इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। कार्बोहाइड्रेट। तो अगर बेटा आप क्यूबिक यूनिट सेल को थोड़ा सा रोटेट कर दें, तो रोटेट करने पर एज लेंथ नो चेंज, एक्सियल एंगल नो चेंज। नो चेंज रहेंगे, तीनों सेम रहेंगे, बट कोई 90 नहीं रहेगा। ठीक, तो आप बेटा पहले 5 याद करो, फिर बाकी 2 याद करे आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? नो सर।
अब आइए बेटा लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? खाली जगह। नहीं बेटा, तो उल्टा ही बोलोगे। यूनिट सेल में वो पोजीशन जहां पर बेटा एटम को रखा जा सकता है। यूनिट सेल की वो पोजीशन जहां पर एटम को रखा जा सकता है उसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट। कितने लैटिस पॉइंट है? कॉर्नर, फेस सेंटर, एज सेंटर, बॉडी सेंटर। तो बेटा यूनिट सेल में वो पोजीशन जहां पर एटम को रखा जा सकता है दैट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। तो देखो बेटा ये आपका फेस सेंटर है, ये आपका बेटा एज के बीच में रखोगे एज सेंटर, कॉर्नर पे ये कॉर्नर पे रखा है, और ये बेटा यूनिट सेल के ठीक बीचों बीच में बॉडी सेंटर। ठीक है, अब देखो बेटा आपने एटम को किस लैटिस पॉइंट पर रखा है उसके बिहाफ पर यूनिट सेल बेटा दो तरीके की होती है। नंबर 1 प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसका दूसरा नाम सिंपल यूनिट सेल होता है। जब एटम बेटा केवल और केवल कॉर्नर पे होते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। जैसे बेटा ये है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव, जब बेटा एटम कॉर्नर के अलावा और भी कहीं रखे हो उसको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सम अदर लैटिस पॉइंट। जैसे बॉडी सेंटर यूनिट सेल, कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पे, देखो कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पे। फेस सेंटर यूनिट सेल, कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर पे। ये है आपका। फिर बेटा एंड सेंटर यूनिट सेल, कॉर्नर के अलावा अपोजिट फेस सेंटर पे। और जब बेटा अपोजिट फेस सेंटर पर होगा तो वो अल्टरनेट फेस सेंटर पे कहलाता है। कोई दिक्कत बेटा? बोलो। नो नो सर। No. अपोजिट फेस सेंटर बेटा आमने सामने, जैसे यहाँ और यहाँ रखा है, आप यहाँ यहाँ मत रखिए, यहाँ और यहाँ रख दीजिए, या फिर बेटा यहाँ और यहाँ रख दीजिए। आप जिस कमरे में बैठे, ठीक, अपोजिट फेस सेंटर का मतलब उसके सामने वाले फेस पर और आपने उसके पीछे वाले फेस पर, केवल उन दोनों पे रखिए। और बेटा देखो हर तरफ से अल्टरनेट होगा। आपने सामने वाले पे रखा है, अब बेटा क्लॉकवाइज घूमिए, क्लॉकवाइज जरा रोटेट होइए। सामने रखा है, बगल वाले पे नहीं रखा है। फिर बेटा पीछे रखा हुआ है, फिर बेटा पीछे रखा हुआ है, फिर बगल वाले पे नहीं रखा हुआ है, सामने वाले पे रखा हुआ है, अल्टरनेट। फिर सामने वाले पे रखा हुआ है, छत पे नहीं रखा है, पीछे रखा हुआ है, अल्टरनेट। फिर देखो पीछे रखा है, फर्श पे नहीं रखा है, सामने रखा है, अल्टरनेट। हर तरफ से अल्टरनेट होता है। तो अल्टरनेट का मतलब ये मत सोचिएगा कि 6 फेस है 3 पे रख दे ना। अल्टरनेट फेस मतलब आमने सामने, हर तरफ से अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है बेटा? बोलो भाई। यस सर। तो बेटा लैटिस पॉइंट का मतलब आपने एटम यूनिट सेल की किस पोजीशन पे रखा है। तो जिस पोजीशन पे आप रखते हो दैट इज लैटिस पॉइंट। ये 4 पोजीशन है। फिर आपने एटम को कहाँ रखा है उसकी बिहाफ पर यूनिट सेल दो तरीके की, प्रिमिटिव ओनली कॉर्नर, नॉन प्रिमिटिव कॉर्नर एंड सम अदर लैटिस पॉइंट। अगर कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। कॉर्नर के अलावा फेस सेंटर पर है, फेस सेंटर यूनिट सेल। कॉर्नर के अलावा बेटा अपोजिट फेस सेंटर पर है, एंड सेंटर यूनिट सेल। अब देखिए जो इस बार क्वेश्चन आया था उसको,
इस टेबल पर बेटा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बेटा, ये टेबल जरा देखिए आप, बताइए कौन सी ऐसी यूनिट सेल है जो सब में कॉमन है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब सिंपल। कितनी है बेटा? 7। आपसे देखो इस बार क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एंड सेंटर पूछा था सर। जबरदस्ती एंड सेंटर पूछा था। बॉडी सेंटर पूछा था। पूछा था कितने क्रिस्टल सिस्टम में बॉडी सेंटर यूनिट सेल होती है, या फिर कितने बॉडी सेंटर यूनिट सेल होती है जो तो बोलो बेटा बॉडी सेंटर कितना है? 3। देखो किसमें किसमें, क्यूबिक, आर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल में। फिर बेटा फेस सेंटर वाली 2 और एज सेंटर वाली 2, एंड सेंटर वाली 2, टोटल 14। सर एग्जाम्पल याद नहीं होते, ये ऊपर जो लिखा है क्या? एग्जाम्पल सर उसके, किसके? जो ऊपर टेबल है उसके इम्पोर्टेंट है क्या? एग्जाम्पल आज तक पूछा गया, किसने याद करने को कहा? आज तक कहीं पूछा गया है? बोलो। नहीं। तो काहे जबरदस्ती उसमें, जो पूछा गया उस पे आओ। हमेशा डायमेंशन पूछी गई है। तो देखो बेटा, इस टेबल के जरा पॉइंट वाइज 4-5 क्वेश्चन बना लेना। पहला क्वेश्चन, बोलो बेटा कौन सी यूनिट सेल है जो सब में कॉमन है? प्रिमिटिव। सिंपल। ऑल द 7 क्रिस्टल में नंबर ऑफ यूनिट सेल 14। इसको हम लोग बेटा यूनिट सेल को ब्रेविस लैटिस भी बोलते हैं। कितने क्रिस्टल सिस्टम ऐसे हैं जिसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है? 2। केवल 2, क्यूबिक और आर्थोरोम्बिक में। क्यूबिक आर्थोरोम्बिक। कितने ऐसे हैं जिसमें बॉडी सेंटर होता है? 3। 3। इस बार ये क्वेश्चन आया था। और कितने ऐसे हैं जिसमें एंड सेंटर है? 2। तो बेटा ये 5 क्वेश्चन पॉइंट वाइज बना लेना। बना लोगे ना? सर ये भी याद करना पड़ेगा क्या कि किसमें बॉडी सेंटर है और किसमें एंड सेंटर? बिल्कुल, यही क्वेश्चन इस बार आया था। मतलब नंबर के साथ साथ वो भी याद करना पड़ेगा कि क्यूबिक अरे में या आर्थोरोम्बिक में। हाँ, और क्या इसमें दिक्कत क्या है बेटा? प्रिमिटिव सब में कॉमन है। बॉडी सेंटर किसमें है? क्यूबिक में, आर्थोरोम्बिक में और टेट्रागोनल में। फेस सेंटर्ड बेटा क्यूबिक और आर्थोरोम्बिक में होता है। सभी चारों टाइप की यूनिट सेल किसमें पाई जाती है? आर्थोरोम्बिक में। बोलो भाई। यस सर। तो ये तो आप लोग को वैसे ही याद होगा। क्यूबिक में बेटा 3 होती है, आर्थोरोम्बिक में 4। तो बेटा पक्की बात है कि आपका क्या नाम से फेस सेंटर्ड दोनों में होगा, बॉडी सेंटर्ड दोनों में होगा, एक और टेट्रागोनल में होता है। आप पॉइंट वाइज लिखो, तो आप पॉइंट वाइज लिखोगे याद हो जाएगा। आप ऐसे लिखो ना, बॉडी सेंटर यूनिट सेल इज फाउंड इन three type crystal system, that is cubic, आर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल. End center unit cell is found in 2 type of space lattice, that is आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक. लिखोगे तो बेटा याद हो जाएगा। अब आइए बेटा, आपको बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम में केवल डिटेल में क्या पढ़ना है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। बेटा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में टाइप ऑफ यूनिट सेल कैसी होगी? क्यूबिक।
क्यूबिक यूनिट सेल कितने टाइप की? सिंपल क्यूबिक, केवल कॉर्नर, बीसीसी कॉर्नर एंड फेस सेंटर, कॉर्नर एंड एफसीसी बॉडी। सॉरी कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, एफसीसी कॉर्नर एंड फेस सेंटर। बताओ बेटा कौन सी यूनिट सेल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में नहीं पाई जाती? एंड सेंटर। सेंटर। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आप खुद बनाओ ना तो आपको याद रहेगा। और बेटा जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम किससे बनता है? लाखों क्यूबिक यूनिट सेल से। और क्यूबिक यूनिट सेल की डायमेंशन सबको याद हो गई, यस एज लेंथ सेम, एक्सियल एंगल सेम और 90। और बेटा इसी का ठीक अपोजिट क्या था? ट्राइक्लिनिक, मोस्ट अनसिमेट्रिक। अगर बी नॉट इक्वल टू सी कर देंगे तो टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। और अगर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी कर देंगे तो आर्थोरोम्बिक। और किस में बेटा एंगल 120 होता है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, बिल्कुल सही। फिर देखो बेटा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम मोस्ट सिमेट्रिकल होता है, तीनों टाइप की सिमेट्री पाई जाती है, प्लेन, एक्सेस, सेंटर। इसमें बेटा 9 तरीके की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, यस सर। 13 तरीके की एक्सेस होती है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री ओनली 1। तो कोई पूछे टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 23। फिर देखो बेटा एक क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं? 8, सबको रटा होगा। फेस या फेस सेंटर कितने? 6। एज या एज सेंटर कितने? 12। बॉडी सेंटर ओनली 1। बॉडी डायगोनल बेटा कितने? 4। बॉडी डायगोनल का दूसरा नाम क्रॉस डायगोनल। और फेस डायगोनल बेटा 12 होते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। बेटा बॉडी डायगोनल होता क्या है? आप जिस कमरे में बैठे हो उसके एक कॉर्नर को देखो, उस कॉर्नर का टॉप और उसके अपोजिट कॉर्नर का बॉटम वाला पोर्शन, उस कॉर्नर का टॉप और उसके अपोजिट वाले कॉर्नर का बॉटम, दोनों को रस्सी से बांध दीजिए। वो रस्सी क्या होगी? बॉडी डायगोनल। और उसका मिड पॉइंट क्या होता है? बॉडी सेंटर। ये एक हो गया। बेटा उसी कॉर्नर के टॉप की जगह बॉटम ले लो और अपोजिट वाले कॉर्नर का टॉप मिला दो, वो भी बेटा क्या होगा? बॉडी डायगोनल। 2 हो गए। अब बाकी 2 कॉर्नर के 2 हो जाएंगे तो 4 हो गए। फेस डायगोनल बेटा 12 कैसे होते हैं? देखो ये बेटा आपका फेस सेंटर है, सॉरी फेस है। एसी बेटा फेस डायगोनल है, ये भी बेटा फेस डायगोनल है। व्हाट इज फेस डायगोनल? जो फेस सेंटर से जाता है। एक फेस में 2 फेस डायगोनल होते हैं, तो 6 में बेटा 12। 12। बेटा जो डायगोनल बॉडी सेंटर से पास होगा बॉडी डायगोनल, जो फेस सेंटर से पास होगा फेस डायगोनल। फिर देखो बेटा लैटिस पॉइंट पर रखा एटम यूनिट सेल को बेटा पूरा पूरा नहीं मिलता, क्योंकि वो दूसरी यूनिट सेल से भी शेयर्ड हुआ होता है। तो देखो बेटा अगर लैटिस पॉइंट आपकी बेटा कॉर्नर है, तो कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होता है। एक को बेटा कितना मिलता है? 1/8। तो कॉर्नर पे रखा एटम यूनिट सेल को कितना मिलता है? 1/8। फेस सेंटर पे रखा एटम 2 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होता है, एक को कितना मिलेगा? आधा। एज सेंटर पे रखा एटम 4 से इक्वली शेयर्ड होता है, एक को कितना मिलेगा? 1/4। और बेटा बॉडी सेंटर पे रखा एटम किसी दूसरी यूनिट सेल से शेयर्ड नहीं होता, तो बेटा जिस यूनिट सेल में है उसको पूरा मिल जाएगा।
अब देखो बॉडी सेंटर मतलब आप जिस कमरे में बैठे हो एक कॉर्नर का टॉप और उसके अपोजिट कॉर्नर का बॉटम रस्सी से बंधा है, उसका मिड पॉइंट क्या है? बॉडी सेंटर। बोलो बेटा, मिड पॉइंट पे अगर कोई रखोगे कोई चीज तो क्या बगल वाले कमरे से शेयर्ड होगा? नहीं सर। तो बेटा ये पूरा पूरा मिलता है। न्यूमेरिकल के लिए इसको याद रखिएगा। कॉर्नर वाला 8 से शेयर्ड होता है, एक को कितना मिलेगा? 1/8। फेस सेंटर वाला 2 से इक्वली शेयर्ड होता है, एक को मिलेगा 1/2। एज सेंटर वाला 4 से इक्वली शेयर्ड होता है, एक को मिलेगा 1/4। बॉडी सेंटर वाला बेटा शेयर्ड नहीं होता। अब ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रॉस डायगोनल या बॉडी डायगोनल पे रखा एटम कॉर्नर वाले को छोड़कर किसी दूसरी यूनिट सेल से शेयर्ड नहीं होता है। समझे बेटा? अब जैसे देखो, समझो आप जिस कमरे में बैठे उसके एक कॉर्नर का टॉप उसके अपोजिट कॉर्नर का बॉटम रस्सी से बंधा हुआ है, दैट इज बॉडी डायगोनल। बोलो बेटा, उस रस्सी पे कोई भी चीज रखोगे तो क्या बगल वाले कमरे से शेयर्ड होगा? नो सर। तो देखो बेटा, ये आपका बॉडी डायगोनल है ए डी। अगर बेटा ए पर एटम रखोगे तो वो कॉर्नर का माना जाएगा, डी पर रखोगे तो बेटा वो कॉर्नर का माना जाएगा। तो ए वाला कॉर्नर है, कितने से शेयर्ड होगा? 8 से। एक को कितना मिलेगा? 1/8। लेकिन बेटा इन दोनों के अलावा ये वाला क्या माना जाएगा? बॉडी डायगोनल पे रखा है। ये वाला बेटा बॉडी डायगोनल पे रखा है, ये किसी से शेयर्ड नहीं होगा, पूरा पूरा मिलेगा। समझ गए? जी। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। आइए बेटा, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक मतलब एटम बेटा केवल कॉर्नर पे। देखो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। कैलकुलेशन देखो कैसे करते हैं। बोलो बेटा, किस लैटिस पॉइंट पर है कॉर्नर? कितने कॉर्नर बेटा? 8। ईच पे एटम 1। बेटा एक लैटिस पॉइंट पर केवल एक एटम, एक वॉइड में केवल एक आयन होता है, तो बेटा नंबर ऑफ कॉर्नर 8, ईच पर एटम 1, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1। अब आइए बेटा बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में कितने लैटिस पॉइंट है? 2, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। देखो कॉर्नर की कैलकुलेशन, नंबर ऑफ कॉर्नर 8, ईच पर एटम 1, कंट्रीब्यूशन 1/8। बॉडी सेंटर बेटा 1, उस पर एटम 1, कंट्रीब्यूशन 1, 2 हो गए। आइए बेटा फेस सेंटर। कौन से 2 लैटिस पॉइंट है? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। देखो बेटा ये कॉर्नर की कैलकुलेशन, कॉर्नर 8, ईच पे एटम 1, कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर, कितने फेस सेंटर? 6, ईच पे एटम 1, कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल 4। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1, BCC 2, FCC 4। आइए बेटा नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है, अभी इनको छोड़ो आप। आइए फिर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम टू ए पर्टिकुलर एटम। बेटा आपके सॉलिड में अगर आपका सॉलिड बेटा सेम एटम से बना, लेट से मेटल है सोडियम, तो सभी बेटा एटम सोडियम के होंगे, सबका साइज सेम होगा। और आपको मालूम है बेटा सॉलिड में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सॉलिड में एक एटम के चारों ओर सबसे पास में यानी टच करते हुए जितने एटम्स रखे होते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर।
क्या लिखा है बेटा? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम। आवाज आ रही ना? यस सर। यस सर। बोलो बेटा, आपका सबसे पास वाला पड़ोसी कौन होगा? बगल के रूम वाला। जिसके मकान से आपकी दीवार और उसकी दीवार टच कर रही है। तो वही चीज यहाँ पर, नियरेस्ट नेबर मतलब सबसे पास का पड़ोसी। तो बेटा एक एटम को टच करते हुए चारों ओर जितने एटम अरेंज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम टू ए पर्टिकुलर एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये बेटा डाटा याद कर लेना। सिंपल क्यूबिक में एक को 6 टच करते हैं, बीसीसी में 8 टच करते हैं, एफसीसी में 12। याद होगा सबको। फिर देखो बेटा, मेथड टू फाइंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड व्हेन पोजीशन ऑफ डिफरेंट एटम आर गिवन। जैसे देखो एक बेटा ये आपका क्वेश्चन है, एक सॉलिड 2 एटम ए और बी से बना है, उसका स्ट्रक्चर बेटा क्यूबिक है। आपको बताया गया ए कॉर्नर पर है, बी फेस सेंटर पर है। फार्मूला बताओ। स्टेप 1 बेटा क्या है? ईच एटम के लिए जेड निकालोगे। व्हाट इज जेड? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। फिर बेटा जो आपने सभी एटम का जेड निकाल लिया, उसका बेटा सिंपल रेशियो निकालो। सिंपल रेशियो बेटा आपके सॉलिड की स्टाइकियोमेट्री होगी। अगर 1:1 आया तो ए बी, 1:2 आया तो ए बी टू, 2:1 आया तो ए टू बी, 1:3 आया ए बी थ्री, 2:3 आया ए टू बी थ्री। अब आइए बेटा अपने क्वेश्चन में, इस वाले में बोलो बेटा जेड फॉर ए क्या होगा? नंबर ऑफ कॉर्नर 8, ईच पर ए 1, कंट्रीब्यूशन 1/8। जेड फॉर ए कितना? 1। जेड फॉर बी फेस सेंटर कितने? 6, ईच पर 1, कंट्रीब्यूशन 1/2। कितना आया? 3। फॉर्मूला बोलो बेटा क्या है? AB3। दूसरा क्वेश्चन, ए बेटा कॉर्नर पर है, बी बेटा बॉडी सेंटर पर है। ए बी। तो जेड फॉर ए 8 × 1 × 1/8 1, जेड फॉर बी बॉडी सेंटर 1, एटम 1, कंट्रीब्यूशन 1। ए बी हो गया। फिर देखो बेटा ए कॉर्नर पर है और फेस सेंटर पर है, बी बेटा बॉडी सेंटर पर है, एच सेंटर पर है। तो जेड फॉर ए क्या होगा? 8 × 1 × 1/8 कॉर्नर हो गया, ये बेटा फेस सेंटर हो गया, टोटल 4। जेड फॉर बी बॉडी सेंटर, एच सेंटर, बेटा ए 4 बी 4, रेशियो 4:4, 1:1, फार्मूला ए बी। ठीक है बेटा। फिर देखो चौथा क्वेश्चन, ए कॉर्नर पर है, बी फेस सेंटर पर है। अब देखो कंडीशन लगा दिया हमने, एक कॉर्नर से एटम मिसिंग है, एटम फ्रॉम 1 कॉर्नर इज मिसिंग। अब बोलो बेटा कॉर्नर की कैलकुलेशन 8 की बजाय कितने की होगी? 7 की। 7 की 24। 7 × 1 × 1/8। बी पर बेटा कोई चेंज नहीं है बेटा। फॉर्मूला क्या हुआ? A7 B24। फिर बेटा ए देखो, ए बेटा कॉर्नर पर है, बी बेटा फेस सेंटर पर है, 2 फेस सेंटर से एटम मिसिंग है। तो देखो कॉर्नर में बेटा कोई चेंज नहीं, 2 से मिसिंग है, तो 6 की बजाय बेटा कितने पर है? 4 पर। अभी बेटा 2 AB2। इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग कर लेते हो ना इसको। यस सर।
अब बेटा जरा 4 क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम के देख लो जरा। चलो जरा इसको देखो, देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल when atom are present at each corner and 2 atoms are present at each body diagonal। बताओ सभी कॉर्नर पर एक एक एटम है A4 और each AB4 हमें भैया नंबर ऑफ एटम पूछ रहे हैं, फार्मूला थोड़ी पूछ रहा है। हमने बताया क्या ए और बी से बना है। क्वेश्चन देखो क्या सर लिखा है। सर 3 एटम। मैडम थोड़ा समझो क्वेश्चन को, देखो क्या बोल रहा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, दिख रहा है 9 देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल व्हेन Yes, sir. atoms are present at corner and 2 atoms are present at each body diagonal। तो बोलो कहाँ कहाँ रखा है कॉर्नर, कितने कॉर्नर 8, each पे एटम 1, कंट्रीब्यूशन 1/8। दूसरा लैटिस पॉइंट क्या है, कितने बॉडी डायगोनल 4 each पर एटम 2, 2 बॉडी डायगोनल वाला किसी से शेयर नहीं होता। 8 1 9 9 दूसरा बेटा देखो, फाइंड नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल व्हेन एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड ऑल द 12 एजेस। तो बोलो बेटा कॉर्नर 8 into 1 into 1/8। बोलो बेटा एज सेंटर कितने 12, 12 1/4 बोलो कितना हुआ, ये 1 और 3 कितना हुआ 4। जरा इसको आप बताओ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल व्हेन एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ 12 एजेस। बोलो बेटा कहाँ रखा है, 3 का ऐसे हो जाएगा 1 अरे भैया एज पे नहीं रखा है, एज के कॉर्नर पे रखा है। कॉर्नर कितने हुए 8, 8 ईच पर एटम 1, कंट्रीब्यूशन 1/8। आपने जिसने 3 आंसर दिया उन्होंने सोचा कि 12 एजेस पे रखा, नहीं देखो क्या लिखा है एट द कॉर्नर। अब चौथा क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल व्हेन एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर ऑफ अपोजिट फेस ओनली। बोलो कौन सी यूनिट सेल की बात कर रहा है ये, इन सेंटर एंड सेंटर। कॉर्नर बेटा 8 into 1 into 1/8, 3 केवल 2 फेस सेंटर पर है। इसी की जगह बेटा दूसरा वर्ड क्या लिखता, कॉर्नर एज वेल एज अल्टरनेट फेस सेंटर भी बोल सकता था। 2 होंगे सर ना, 2 होगा ना। ये सर 2 होगा सॉरी 2। ये बेटा अपोजिट फेस सेंटर का दूसरा नाम क्या बताया था, अल्टरनेट फेस सेंटर। तो ये 4 क्वेश्चन आपके एटम वाले हो गए, ठीक है बेटा। बाकी अब हम लोग Yes, कल sir. करेंगे क्योंकि 10 बज गए, आप भी खाना खाइए। सर 3 होंगे ना इसके क्यों? कर दीजिए। सर अपोजिट फेस 2 इन 4 रखेंगे 1/2 होगा। अपोजिट फेस सेंटर बेटा केवल आमने सामने होता है। हाँ, और एक contribution रूम में 2 अपोजिट सेंटर होंगे ना सर, एक आमने सामने एक ऊपर नीचे। नहीं बेटा, एंड सेंटर बोला है ना, मतलब तो 2 एंड सेंटर होते ना, एक सामने आगे पीछे एक ऊपर नीचे। अपोजिट फेस सेंटर मतलब आमने सामने, सबके आमने सामने थोड़ी। अपोजिट फेस सेंटर का मतलब यहाँ और यहाँ। जी ये देखो बेटा ओनली लिखा हुआ है, और अगर इन दोनों पे नहीं है तो यहाँ और यहाँ, और इन दोनों पे नहीं है तो यहाँ और यहाँ। समझ गए? यस सर। सर जूम आउट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं अभी हम भेज दे रहे हैं बेटा। ओके सर।
अभी हम आप भी खाना खाओ, हम भी खाना खाते, उसके बाद भेज देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।